अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपने स्कूल में बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी होंगी, जिनमें से बहुत सारी इक्वेशंस आप भूल गए होंगे, लेकिन एक इक्वेशन ऐसी है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद रह जाती है, और वो इक्वेशन है आइंस्टाइन की E=mc²। दोस्तों, इस इक्वेशन के मुतालिक बहुत से लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं, या फिर वो कम्प्लीटली समझते नहीं। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको ये इक्वेशन कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ये इक्वेशन सही भी है या नहीं, या ये इक्वेशन कंप्लीट है भी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस इक्वेशन से जो सबसे पहली बात बहुत से लोग अखज़ करते हैं वो ये है कि मैस और एनर्जी एक दूसरे के साथ इंटरकन्वर्टेबल है, यानी कि मैस को एनर्जी और एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा हमें अपने कॉन्सेप्ट को बदलना है, वो ये कि हम में से बहुत से लोग मैस और एनर्जी को अलग अलग समझते हैं, लेकिन मैस एनर्जी की ही एक फॉर्म है, और कुछ लोगों के मुताबिक मैस एनर्जी की कंडेंस्ड फॉर्म है। दरअसल यहाँ अगर मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वो एनर्जी की कंडेंस्ड फॉर्म से किसी और फॉर्म में ही कन्वर्ट हो रहा होता है, और ये हम इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि मैटर या मैस कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स हमारा सूरज, जो कि हमें एनर्जी फराहम करता है। क्या इससे इसके मास पर फ़र्क पड़ता है? तो दोस्तों बिल्कुल। सूरज का मैस 4 बिलियन किलोग्राम पर सेकंड की रफ्तार से कम हो रहा होता है, लेकिन ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, जो कि 0.07% ऑफ सन मास है जब से वो बना है। यानी कि इतने सालों तक हमें लाइट देने के बावजूद सूरज का सिर्फ थोड़ा सा मास ही कम हुआ है। अब इस एग्जाम्पल को अगर हम थोड़ा और सिंपल करें तो हम टॉर्च की एग्जाम्पल लेते हैं। टॉर्च हमें लाइट देता है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी बैटरी ख़त्म होती है, और आखिर में जब बैटरी मुकम्मल ख़त्म हो जाए तो हमें रोशनी मिलना बंद हो जाती है। ये तो हुआ कि कैसे मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब देखते हैं कि एनर्जी से मैटर या मैस कैसे बनता है। तो दोस्तों, आइंस्टाइन ने हमें 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था। ये भी एनर्जी और मैटर के इंटरेक्शन का एक तरीका है, जिसमें फोटॉन्स एक मेटल सरफेस से टकराते हैं और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देते हैं। यानी कि फोटॉन्स एक मेटल से टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसका मतलब है एनर्जी ने इलेक्ट्रॉन्स को जन्म दिया, जो कि छोटी ही सही पर एक मैस ज़रूर है। इसके अलावा हमारे पास एनाइलेशन का फिनोमेना है, जिसमें हमारे पास मैटर और एंटी मैटर इंटरेक्ट करके हमें फोटॉन्स देते हैं, जो कि एक और एग्जांपल्स है कि कैसे मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब बात करते हैं कि ये इक्वेशन ठीक है या मुकम्मल है भी या नहीं। तो दोस्तों, ये एक बड़ी इक्वेशन का छोटा सा हिस्सा है। अब वो इक्वेशन क्या है? तो दोस्तों, वो इक्वेशन है E=mc²। गैमा को लॉरेंस फैक्टर कहा जाता है, जिसका फार्मूला आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, और आप देख सकते हैं कि जब कोई बॉडी लो वेलोसिटीज़ या रेस्ट पर हो तो ये फैक्टर तकरीबन 1 के बराबर होता है। और अगर हम इसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास वापस E=mc² की इक्वेशन आ जाती है। तो दोस्तों, E=mc² बहुत स्मॉल वेलोसिटीज़ या रेस्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए सूटेबल है, लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ेगी तो गैमा का फैक्टर आएगा। इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि जैसे ही वेलोसिटी बढ़ती है गैमा चेंज होता रहता है, और इसके मुताबिक हमारे पास एनर्जी आती रहती है। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी बाल को थ्रो करें तो उसके मास और एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा? एक्चुअली उसकी एनर्जी बढ़ती है और उसका मास भी बढ़ता है, लेकिन वो कैसे बढ़ता है? यही लॉरेंस फैक्टर। जब हम किसी बॉल को थ्रो करें तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से लॉरेंस फैक्टर आ जाता है, जो कि अगर हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें तो इसकी वजह से हमारे पास वो एनर्जी भी बढ़ जाती है। लेकिन क्या होगा जब हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे? जब हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे तो ये फैक्टर इन्फिनिटी बन जाएगा और हमारे पास इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगी। तो दोस्तों, क्या हम इस इक्वेशन से उन ऑब्जेक्ट्स का जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं या फिर फोटोन की एनर्जी मालूम कर सकते हैं? जी नहीं, हम ये इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम फोटोन की एनर्जी मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाती है, जो कि E²=pc² + m²c²²। यहाँ पर मोमेंटम का टर्म आ जाता है। दोस्तों, अगर हम फोटोन की एनर्जी मेजर करना चाहते हैं तो हम m0 पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि फोटोन का मास 0 होता है। तो हमारे पास इक्वेशन जो बचती है वो है E=pc, जिससे हम फोटोन की एनर्जी मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ रेस्ट पर हो तब क्या होगा? तो दोस्तों,
अगर कोई चीज़ रेस्ट पर हो तो उसकी मोमेंटम ज़ीरो हो जाती है, और जब मोमेंटम ज़ीरो हो जाती है तो हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वो वही E=mc² वापस आ जाती है। तो दोस्तों, E=mc² से आप फोटोन की एनर्जी तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन E=mc² से लो वेलोसिटीज़ और रेस्ट ऑब्जेक्ट्स की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आप E=gamma_mc² का इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते। वो इक्वेशन आप सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से कम हो और उनका मैस हो। फोटोन का चूंकि मैस नहीं होता, इस वजह से हम इसके लिए वो इक्वेशन यूज़ ही नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपके तमाम डाउट्स क्लियर हुए होंगे और E=mc² कहाँ से आया है ये भी आपको मालूम हुआ होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आइंस्टाइन इक्वेशन ने एटम बम में क्या किरदार अदा किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।